दीपक शिनॉय जुड़े हमारे साथ। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। क्या समीकरण बैठ रहे हैं मार्केट के लिए? कल उदय कोटक जी ने कहा कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अभी हमने गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी हाइक देखी। एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। क्या मैक्रो एनवायरनमेंट में इस समय मार्केट का चलना मुश्किल है, और क्या यहाँ पर इन लेवल्स पर भी अवॉइड ही होगी इस समय फ्रेश कैपिटल डालना? मैं सच कहूँ तो आई थिंक मार्केट के जो वातावरण ये है, हमें एक तरह से वार्निंग सिग्नल्स मिले हैं कि देखिए क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, आपके पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, या फिर आपके जो गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, ऐसे आपके अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो उसमें भी शायद उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप प्लीज हो सके तो ट्रैवल ना करें या फिर गोल्ड ना खरीदें वगैरह। पर ये इसमें अभी आगे जाके रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकती हैं थोड़ी सी। मुझे लग रहा है कि थोड़े से टेम्पोररी से रिस्ट्रिक्शंस ही होंगे अभी के लिए। और आगे जाके आई थिंक जो हम क्रूड रशिया से लेते आए हैं वो उसका भी जो सैंक्शन से एग्जेम्पशन मिला था, वो अभी एग्जेम्पशन वो भी खत्म हो जाएगा, तो उस पे भी मतलब सप्लाई का भी इशू आ सकता है। तो नेगेटिव्स तो काफी हैं, लेकिन आप अगर अर्निंग्स देखें जो मार्च क्वार्टर में अभी तक आए हैं, अबाउट निफ्टी 500 में से करीबन 260 या 270 कंपनीज ने रिलीज की अर्निंग्स। उनमें एक्चुअली अर्निंग्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ आफ्टर टैक्स, ये अबाउट 19% है निफ्टी 500 में। स्मॉल कैप में तो 21% मीडियन ग्रोथ है। तो इसमें मतलब अर्निंग्स ग्रोथ में एटलीस्ट कुछ पॉजिटिविटी है। तो और दूसरी बात, अगर आप बैंक क्रेडिट और बैंक क्रेडिट ग्रोथ के बारे में अगर आप उस डेटा को देखें तो वो भी 15% से ज़्यादा चल रहा है। और हर चीज़ में, चाहे आप एग्रीकल्चर देखो, पर्सनल लेंस देखिए, या फिर इवन इंडस्ट्रियल क्रेडिट देखिए, वे 10 साल का हाई चल रहा है अभी ग्रोथ में, वो 15% के करीब है। ये एक्चुअली थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट इकोनॉमिकली इट्स अ गुड साइन। आगे मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट इस क्वार्टर में एटलीस्ट उन्होंने कंपनीज ने अच्छा किया। हालांकि एक महीने में ये जो वॉर था वो लागू था, कमर्शियल गैस नहीं मिल रहा था, और बाकी सारे जो लिमिटेशन है वो भी थे। लेकिन यूएस डॉलर और रुपी में जो रुपी जो जितना गिरा है पिछले आई थिंक 2 हफ्तों में, वो काफी लोगों को मतलब एटलीस्ट सरप्राइज सा है एक तरह से कि सडनली इतना ज्यादा वाला मूव कैसे आ गया। पर इसमें ये भी है कि अगर आप आरबीआई का डेटा देखें तो उन्होंने जो REER इंडेक्स, वो जो कहते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडेक्स, जिसमें वो कहते हैं कि एक्चुअली ट्रेड फ्लोज के की तुलना में आपका रुपी डिप्रिसिएशन ज्यादा है या कम है। तो पहले 100 से ज्यादा हुआ करता था। 100 से ज्यादा का मतलब है रुपी ओवर वैल्यूड है, और अभी 90 से कम हो गया है, विच मीन्स रिलेटिवली स्पीकिंग ट्रेड को अगर आप देखें तो ट्रेड फ्लोज के हिसाब से अगर आप उस मेट्रिक को यूज करें तो आप एक्चुअली अंडर वैल्यूड हो, रुपी काफी अंडर वैल्यूड है। तो एक तरह से एक एक्सट्रीम सा नैरेटिव बन गया है कि इंडिया में कोई ग्रोथ नहीं है, या फिर फ्यूचर नहीं है, या फिर एआई से कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड में देखें तो कुछ हो नहीं रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है, कुछ मतलब ले ऑफ्स वगैरह तो ऐसे हो नहीं रहे हैं। इनफैक्ट कंपनीज हायर कर रही हैं, और आपकी क्रेडिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है। तो आई थिंक एक तरह से एक्सट्रीम पेसिमिज्म का स्टेट है। तो मेरे हिस्ट्री में जब भी मैंने कभी भी देखा है ऐसे टाइम को, मुझे लगता है कि जितना जितना बेरिशनेस हर जगह से दिखता है नैरेटिव में, कभी कभी वो टाइम अच्छा होता है मार्केट में बुलिश होने का। वैसे तो हम फंड मैनेजर थे, हम तो वही कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में बुलिश ही रहना चाहिए। पर वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म का भी एक वक्त आता है, आई थिंक वो अभी आज की डेट में है मार्केट में। अच्छा दीपक जी, आप अभी पीएसयू बैंक्स में और प्राइस डैमेज देख रहे हैं क्या? मीन सडनली क्रूड एट 107, देन आपके इस बार के नंबर्स, आपने एसबीआई के मार्जिन्स भी देखे होंगे। मैंने तब कम से कम 3 बैंक्स तो मैंने बात की मिड कैप में, पीएसयू बैंक्स में FY27 की उनकी मार्जिन्स गाइडेंस को देखा मैंने, और ECL नॉर्म्स। सडनली आपको क्या फील हो रहा है? मीन अभी पीएसयूज में प्राइस डैमेज ड्यू है अभी यहाँ से?
कुछ पीएसयूज बैंक्स में ड्यू है, इसलिए क्योंकि आई थिंक उनकी जो प्राइस टू बुक है वो ज़्यादा हो गया है उनके लॉन्ग टर्म एवरेज के की तुलना में। और फिर जो जिस तरह से ये बैंक्स ग्रो कर रहे थे, उस ग्रोथ को उसको कुछ बैंक्स ऐसे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें ग्रोथ अच्छी है और अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो आई थिंक बैंक स्पेसिफिक होना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन इस क्वार्टर में ये जरूर है कि आरबीआई के एक सर्कुलर की वजह से सारे बैंक्स ने प्रोविजनिंग अपनी बहुत कम करी हुई है। तो वो शायद वन टाइम इवेंट है इस क्वार्टर के लिए। तो उस वजह से थोड़े से अर्निंग्स थोड़े ज्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं। तो ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है, इन्होंने उतनी ज्यादा अच्छी दिन नहीं दिखाई है कुछ बैंक्स ने। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी यही हाल है कि कुछ बैंक्स ने अपने अर्निंग्स तो 5%, 9%, 10% ग्रोथ दिखा दी है, पर वो अर्निंग सिर्फ लोअर प्रोविजन से आया है। उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर टोटल इंटरेस्ट से ग्रोथ उतना ज़्यादा आया नहीं है। आगे जाके आई थिंक अगर क्रेडिट ग्रोथ इतनी अच्छी रही तो ये कंपनीज अच्छी करेंगी। और मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये है कि उनकी गोल्ड लोन्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। और आई थिंक वो एक और चीज़ है जिसमें काफ़ी आई थिंक पिछले 4 सालों में 4 गुना हो गया वो लोन बुक। 1 लाख करोड़ से नियरली 4,50,000 करोड़ हो गया है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं जो लोन करती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि अगर कुछ कंपनीज कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर ग्रोथ है अच्छी वाली और उनको प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं थी अगर अर्निंग्स दिखाने के लिए, तो आई थिंक उनमें बुलिश रहना ठीक होगा। लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, मैं नेम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहूँगा कि सिलेक्टिव रहना चाहिए इवन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेस। सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेस में। दीपक जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये मेटल आज चले हैं 3% की तेजी हम इस पूरे इंडेक्स में देख रहे हैं, और प्रेशियस मेटल्स पर भी मेरा सवाल होगा। गोल्ड और सिल्वर यहाँ से और कितनी बड़ी तेजी देख रहे हैं जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, और मेटल प्रेशियस मेटल पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो ये शेयर जी, आई थिंक गोल्ड जो है जिसपे अभी 15% वापस हो गया है इंपोर्ट, तो अभी ऑफिशियल इंपोर्ट्स कम होंगे जरूर, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था कि 15% था तो इंडिया में वो स्मगलिंग के रेशियोज बहुत ज्यादा हो गए थे उसमें। और क्योंकि लोग अगर कोई स्मगलर ये सोचेगा कि सिर्फ 1 kg गोल्ड में 22 लाख रुपए का ये ड्यूटी है 15% में, 22 लाख रुपए के लिए तो कोई भी आदमी यही सोचेगा कि यहाँ इस इतने पैसे में किसी कंट्री में जाके हम गोल्ड लेके स्मगल इंपोर्ट कर ही सकते हैं। तो उसमें तो इसीलिए पिछली बार वो स्मगलिंग के इंस्टेंसेस इतने ज्यादा हो गए थे कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 6% कम कर दिया था, 6% तक कर दिया था, और अब उन्होंने बढ़ा दिया है फिर से। सो फिर से वो जो चीज़ है वो स्मगलिंग की वो फिर से ये होगी। पर आई थिंक इससे गोल्ड की डिमांड कम नहीं होती है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, आप उसका दाम बढ़ाओगे तो लोग यही सोचेंगे कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका दाम बढ़ा तो मैं और रिच हो गया, तो मुझे और गोल्ड खरीदना चाहिए क्योंकि अब मतलब और बढ़ेगा। तो ये एक उल्टी सी चीज़ है। आप अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा दो या पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दो, लोग कम इस्तेमाल करेंगे। गोल्ड का प्राइस बढ़ाओगे तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आई थिंक टेम्पोरली अगर थोड़ा सा भी कम होता है अगर डिमांड, हमारा ऑफिशियल डिमांड, लॉन्ग टर्म में इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कंट्री के डिमांड में। हमें ये करना चाहिए ज़रूर कि इंटरनल जितना इंडिया के पास गोल्ड है, 25,000 से 30,000 टन का गोल्ड का हमारे कंट्री में हमने मतलब इंपोर्ट करके ज्वेलरी और गोल्ड बार्स कॉइन्स वगैरह बनाए हैं अभी तक, तो वो इसी तरह से अगर रिसर्कुलेशन में लाया जाए तो जो नए ज्वेलरी खरीदने की कोशिश खरीदने जा रहा है उन्हें उन ज्वेलर्स को बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा गोल्ड। इंटरनल गोल्ड रिसाइकलिंग से अगर किसी ने अगर बेचा उस गोल्ड को यूज करके वो बाहर से इंपोर्ट कम करें तो फिर गोल्ड डिमांड इंटरनेशनली कम हो सकती है। इंडिया सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। तो जब तक वो नहीं होता है आई थिंक गोल्ड का प्राइस मतलब उससे इस इंपोर्ट ड्यूटी से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नियर टर्म में तो मुझे दोनों के प्राइस कम होने की संभावना कम ही लगती है। ओके दीपक जी, ये आई एम श्योर आप काफ़ी
एआई यूज़ करते होंगे, मतलब ऑब्वियसली आप मतलब इतना आईटी में वैसे ही काफ़ी सक्षम है और 100% श्योर आप काफ़ी यूज़ करते होंगे। ये जो ओपन एआई का जो नया अपडेट आया और उसके बाद जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स में वापस 52 वीक लो लगा और इन्फोसिस तो 5 ईयर के लो पर आ गया, ये हो क्या रहा है? ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है या इस समय एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है? आई थिंक अगर आप आईटी के जो कंपनीज हैं, अगर आप उनको इसलिए बेच रहे हैं कि एआई आके उनको रिप्लेस कर जाएगा, तो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। अगर सच कहूँ तो इन कंपनीज को एआई से मतलब उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि एआई से कोई भी एआई को लेके अपना काम कम नहीं करता है। एक्चुअली वो उसी टाइम में ज्यादा काम करता है। तो अगर इन कंपनीज ने अपने कस्टमर्स की हेल्प करी है और उनके सिस्टम्स को उन्होंने मैनेज करा है, तो ये शायद हो सकता है कि कंपनीज ये कहें कि देखो एआई अब है तुम्हारे पास, तुम हमारे लिए ज्यादा काम कर सकते हो। ये भी ठीक है, लेकिन वो उन्हीं अपने वर्क फोर्स को एआई को ट्रेन करके उसी कस्टमर के लिए ज्यादा काम करेंगी। शायद उनकी बिलिंग कंपैरेटिवली वही होगी उस वर्कफोर्स के लिए, लेकिन जितना एआई पेनिट्रेट और होगा तो और वर्कफोर्स की जरूरत होगी जो एआई एनेबल्ड है। और अमेरिकन कंपनीज, काफी अमेरिकन कंपनीज ने ये भी कहा है कि देखिए यहाँ पे किसी इंजीनियर को हायर करने के, यूएस में किसी इंजीनियर को हायर करने के लिए हमें इतने पैसे लगते हैं, और इंडिया में स्किल्स कम थे तो हम कम पैसे दे रहे थे, तो स्किल डेफिसिट था और रेवेन्यू का भी मतलब डिफरेंस था। लेकिन अब स्किल डेफिसिट कम हो गया, क्योंकि आप एआई से अगर काम करवा रहे हो तो इंडियन इंजीनियर भी एआई से काफी अच्छा काम निकलवा सकता है। तो अगर मेरा स्किल डेफिसिट उतना ज्यादा नहीं है और मेरी बिलिंग भी कम है, तो मुझे एडवांटेज और भी है आउटसोर्सिंग में। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इनका फायदा ही होगा। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, अगर आप सोचे कि जैसे कंपनीज अपनी बजट्स को रीअसाइन करेंगी, रीअलोकेट करेंगी, तब थोड़ी सी मुश्किल होगी। बट अगर आप देखें भी इनके जो उनकी कमेंट्री है या उनकी जो एआई रेवेन्यूज हैं, ये कोई कम नहीं हुए। इनफैक्ट उन्होंने अपने वर्कफोर्स को एआई से एनेबल करके अपने रेवेन्यूज एआई से ज़्यादा किए हैं। तो आई थिंक आईटी को इसलिए नहीं बेचना चाहिए कि एआई से उनका बिजनेस कम हो जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।